आज की कहानी है विजय का गर्व कब टूटा। विजय जी काफी देर लिखने के बाद उठे पर ठीक से उठ ना पाए और गिर पड़े। उन्होंने दोबारा उठना चाहा पर हाथ पैर बेजान ही रहे। वह घबरा तो गए पर हिम्मत न हारी। उठने का उपक्रम करते रहे, फिर थक कर निढाल हो जमीन पर पड़े रहे। उन्होंने चिल्लाना चाहा पर जबान ने जैसे ना हिलने की कसम खा ली। तभी उन्हें याद आया कि सब तो पिक्चर देखने गए हैं, अब तो आने ही वाले होंगे। अब दरवाज़ा कौन खोलेगा उनके लिए? बेचारे बाहर ठंड में अकड़ जाएंगे। थोड़ी देर में दरवाजे की घंटी बजी, सब आ चुके थे। उन्होंने फिर उठना चाहा पर न जाने क्या हो गया है। वह यही सोचकर हैरान हो रहे थे। घंटी लगातार बजती ही जा रही थी। पत्नी तो बेटे बहुओं के साथ अकेली जाना ही नहीं चाह रही थी, पर उन्हें कुछ लेखन का काम करना था, सो जबरन ही उसे बेटों के साथ भेज दिया था। वह तो बहुएं बड़ी लायक हैं, उन्हें यह विचार ही नहीं आता कि माँ बाबूजी को उनके साथ नहीं लगना चाहिए। पर अब वह अपनी जिद को कोस रहे थे कि क्यों भेजा पत्नी को उनके साथ। बाहर से बेटे बाबूजी बाबूजी चिल्ला रहे थे। दरवाजे को पीटा जाने लगा। तभी पत्नी का दहशत भरा स्वर सुनाई दिया, मुकुल दरवाज़ा तोड़ दो। शायद दोनों बेटों ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ा। घर में घुसते ही बाबूजी बाबूजी की आवाज़ें लगनी शुरू हो गईं। कमरे में बाबूजी को यूं पड़े देखा तो हाहाकार मच गया। झट से दोनों बेटों ने मिलकर उन्हें पलंग पर लिटाया। उनकी पत्नी ललिता उनके तलवे मलने लगी। बहुएं झट रसोई से उनके लिए पानी और हल्दी वाला दूध ले आईं। मुकेश ने पत्नी के हाथ से पानी का गिलास ले लिया और बाबूजी को हाथ के सहारे से उठाकर पिलाना चाहा तो होठों के किनारे से पानी बाहर बह निकला। पति की यह हालत देख ललिता बिलखने लगी। मुकेश मुकुल अपनी अपनी पत्नियों को माँ को संभालने की आज्ञा देकर डॉक्टर को बुलाने चल दिए। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि विजय जी को पक्षाघात हुआ है। सब यह सोचकर अचंभित रह गए कि अब क्या होगा। सबको अब अपनी दुनिया अंधेरी नजर आने लगी। डॉक्टर ने दवाइयाँ और मालिश के लिए तेल लिख दिया और कहा, संभालिए आप सब अपने आप को। यदि आप सब घबरा जाएंगे तो इन्हें कौन संभालेगा? देखिए, इनके जीवन को तो कोई खतरा नहीं है, पर कब तक ठीक होंगे यह कहना मुश्किल है। सेवा कीजिए, दवा दीजिए, शायद आप सबका परिश्रम रंग लाए और विजय जी ठीक हो जाएं। और हाँ, घर का वातावरण शांत रखिए। आप सब हाहाकार मचाएंगे तो मरीज का मन कैसे शांत रहेगा? फिर तो परिवार में हर किसी की दिनचर्या ही बदल गई। फिक्र भरी सुबहें तो दोपहर व्यस्त हो गई, शामें चिंतित और रातें दुखदाई हो गईं। बेटों ने कुछ दिनों की छुट्टियां ले ली, पर आखिर कब तक घर बैठे रहते। सबकी अपनी अपनी उलझनें और परेशानियां थीं। अपने अपने कार्य थे, पर विजय जी कितने निरीह, कितने बेबस हो गए थे, यह कौन समझ सकता है। आखिर कोई भी माता पिता अपने बच्चों को परेशान नहीं करना चाहता, पर नियति के आगे किसी की कब चली है। तय यह हुआ कि अभी सुमी दीदी को खबर नहीं की जाए। इतनी दूर अमेरिका से आ तो पाएंगी नहीं, पर परेशान बहुत होंगी। बच्चों को भी सख्त हिदायत दे दी गई कि बुआ का फ़ोन आए तो बाबूजी के बारे में उनसे कुछ ना कहा जाए। सुमी का फ़ोन आने पर जब वह बाबूजी से बात कराने को कहती तो अलग अलग बहाने बना दिए जाते। बाबूजी सुमी से क्या बात कर पाते, वह तो ज़बान ही न हिला पाते। एक फिजियोथेरेपिस्ट रोज़ आकर बाबूजी को हल्के व्यायाम करा जाता। दोनों बेटों ने बाबूजी को नहलाने धुलाने और उनकी साफ सफाई करने के लिए एक नौकर की व्यवस्था कर ली थी। मालिश का काम कभी कभी वह नौकर तो कभी कभी ललिता करती। डॉक्टर की नसीहत के कारण बच्चों को बाबूजी के कमरे में ज़्यादा देर रुकने को मना कर दिया गया था, इसलिए बच्चे कम ही आते थे। विजय जी कमरे में अकेले पड़े पड़े ऊब गए थे। बेटे तो कामकाजी थे, सो वे घर में कम ही रहते थे। बहुएं कमरे में उनका खाना, चाय, दूध, नाश्ता आदि लेकर आती और अम्मा को पकड़ाकर चली जाती। साथ ही कहती, अम्मा जी कुछ और ज़रूरत हो तो आवाज़ लगा दीजिएगा। फिर वे दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाती। बाबूजी की बीमारी से काम भी तो बहुत बढ़ गए थे। पहले तो उनकी मालिश बेटे करते थे, पर अब अम्मा और कभी कभी नौकर किशन कर देता था। ललिता उनसे दिन भर की बातें करती।
पर बाबूजी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ पाता, तो धीरे धीरे बोलने का नियम कम होते होते समाप्त सा हो गया। वह भी बस ज़रूरत भर की ही बातें करने लगी। विजय जी ने कई बार अपनी पत्नी ललिता से कहने की कोशिश की कि बच्चों को कमरे में खेलने दिया करो, कुछ तो मन लगे, पर गोंगों का अस्पष्ट स्वर ही निकल पाता। ललिता पूछती ही रह जाती कि क्या कहना चाह रहे हो, पर स्वतः उनकी बात समझने में असफल ही रहती। विजय जी बहुत बेबस हो जाते। दोनों बेटे भी सुबह शाम उनके पास बैठ जाते, पर आखिर कब तक। बाद में तो ऑफिस से आकर हालचाल पूछकर अपने अपने कमरों में घुस जाते, यह बाहर आंगन में सब साथ बैठकर बतियाते। बहुएं भी वहीं बैठकर कुछ न कुछ करती और बच्चे या तो खेलते या फिर पढ़ते, पर बाबूजी के कमरे में जाने की उन्हें मनाही थी। ललिता भी अब बाबूजी का काम निपटाकर बहू बेटों के साथ आंगन में बैठने लगी। अब बाबूजी ज़्यादातर दिन भर अकेले ही पड़े रहने लगे। पहले खबर लगते ही विजय जी के दोस्त घर में जुटने लगे थे। 3-4 दोस्त साथ आ जाते तो उनकी गप्पे शुरू हो जाती। बाबूजी का उनकी बातें ही सुनकर वक्त कट जाता, पर कभी कभी उनकी बातें सुनकर परेशान भी होने लगते। एक दिन गुप्ता जी कहने लगे, वैसे यह रोग है बड़ा जानलेवा, जल्दी ठीक ही नहीं होता। मेरे साड़ू भाई के बड़े भाई साहब को हुआ तो 10 साल बिस्तर पर पड़े रहे, हिल डुल भी नहीं पाते थे, बड़े कष्ट झेले। चोपड़ा साहब ने कहा, हाँ ठीक कहते हो, कई साल पहले मेरे सगे फूफा जी इसी बीमारी को 11 साल झेलकर गुजर गए। बेचारी बुआ बहुत परेशान रहा करती थी, पैसों की काफ़ी तंगी हो गई थी उन्हें। सब रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाया करती थी। शुरू में तो सब ने मदद की, पर धीरे धीरे सब ने हाथ खींच लिए। विजय जी सकते में आ गए, तो क्या इतनी वेदना से गुजरेंगे वह और उनके परिवार के लोग। अगर इतने साल बिस्तर पर पड़े पड़े गुजारने पड़े तो कैसे गुजरेंगे पहाड़ से ये दिन। बाबूजी दिन भर सोचते कि इस दिमाग पर क्यों नहीं फालिज मार गया, कम से कम हर तकलीफ से नजात तो मिल जाती। बस बाबूजी बेचारगी में छत को देखते रहते और दूर से आती आवाज़ें सुनते। एक दिन किशन ने उनके दोस्तों की बातें सुन ली। वह उस समय बाबूजी की मालिश कर रहा था। कई दोस्त तो उन्हें खूब तसल्ली देते, परंतु कुछ एक ऐसे खर दिमाग होते हैं कि कहाँ क्या बात करनी चाहिए इसकी समझ नहीं रखते। तो किशन ने महसूस किया कि इन दिल बैठा देने वाली बातों को सुनकर बाबूजी का रंग उड़ गया है। उसके बाद सारी बातें ज्यों की त्यों मुकुल और मुकेश को सुना दी। घर के सारे लोग बहुत खफा हुए कि हम सब तो यहाँ सेवा कर कर के बेदम हो रहे हैं, और बाबूजी के दोस्तों की कृपा रही तो वह कभी भी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। इसके बाद जब बाबूजी के दोस्त आते तो बाबूजी अभी सो रहे हैं कहकर बाहर से ही विदा कर दिया जाता। ऐसा कई दिनों तक चला तो बाबूजी के दोस्तों ने आना ही बंद कर दिया। अब बाबूजी सिवा डॉक्टर और किशन के बाहर की दुनिया से कट गए थे। सुमी के फ़ोन आने पर उससे बहाने तो बना दिए जाते, पर आखिर कब तक। एक दिन छोटी बहू ने बता ही दिया। सुमी बहुत नाराज़ हुई कि अब तक उससे छिपाया क्यों गया। क्या भाई नहीं चाहते कि वह मायके आए। भाइयों ने बहुत समझाया कि ऐसा नहीं है, वह इतनी दूर है, आसानी से आ नहीं सकती, तो उसे परेशान नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा ना बताने के पीछे कोई और मंशा नहीं थी। और सच में सुमी फौरन नहीं आ पाई। हाँ, उसके फ़ोन अब बाबूजी के हालचाल को जानने के लिए जल्दी जल्दी आने लगे। एक दिन जाने क्या हुआ कि बाबूजी को घर में हो हल्ला, चीख पुकार सुनाई पड़ने लगे। उनके काम लोग बदस्तूर कर रहे थे, पर उन्हें कोई कुछ नहीं बता रहा था। किशन की तरफ बाबूजी पूछने वाली निगाहों से देखते, पर वह भी चुपचाप ही रहता। जिज्ञासा उन्हें खाए जा रही थी। 2 दिन बाद छोटा बेटा मुकेश आया। वह बहुत तैश में था और चुपचाप उनके पास बैठ गया। उन्होंने बड़े प्यार से सवालिया निगाहों से उसे देखा। मुकेश अचानक फट पड़ा, बाबूजी आप भैया को समझा दें, बात बात पर मुझको डांटे नहीं। अब मैं बच्चा नहीं रहा, खुद बाल बच्चों वाला हूँ। बाबूजी ने हंसने की कोशिश में होंठ फैलाने की कोशिश की, जैसे कह रहे हों, अरे बेटा तुम कितने भी बाल बच्चेदार हो जाओ, बड़ों के लिए तो तुम छोटे ही रहोगे। मुकेश ने फिर कहा, भैया अब बात बात पर मुझसे उलझने की कोशिश करते हैं, यह मुझे अब बर्दाश्त नहीं। बाबूजी बेचारे क्या करते,
समझ गए कि दोनों भाई उनकी बीमारी से इतने दुखी हो चुके हैं कि अपनी अपनी भड़ास एक दूसरे पर निकालने लगे हैं। विजय जी पेशे से वकील थे। सरकारी नौकरी उन्होंने कभी की नहीं। रोज़ कमाओ रोज़ खाओ वाली स्थिति रही। वह मेहनती और काबिल वकील थे तो अच्छा कमा लेते थे। बच्चों को अच्छा खिलाया पहनाया, उनकी इच्छाएं भी पूरी की और संस्कार भी अच्छे दिए। काफ़ी कुछ बचाया, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा बेटी के विवाह और घर बनाने में लग गया। बेटों को अलग अलग घर बनाकर दे सकते थे, पर उनका मानना था कि एक घर में दोनों साथ साथ रहें तो परिवार मजबूत बनेगा। उनके अनुसार दोनों के परिवार दो नहीं वरन एक बड़ा परिवार है। घर उन्होंने बेटी के विवाह के बाद बनाया। दोनों बेटों ने पढ़ लिख कर कमाना शुरू कर दिया था। अपने घर में उन्होंने बेटे रूपी दो मजबूत स्तंभ खड़े कर दिए थे, जो इस घर की छत कभी भी गिरने नहीं देंगे। बहुएं भी उन्होंने अपनी पसंद की चुनी थी। मध्यम वर्ग की संस्कारी लड़कियां, जो अब तक उनकी कसौटी पर खरी उतरी थी। करुणा और ऋतु मिलजुल कर ही रहती, काम भी मिलजुल कर करती। कभी कोई कटुता दोनों के बीच आई हो, ऐसा कभी नहीं लगा। अगर कोई चिल पौ रही हो घर में, तो वह घर के बच्चों के मासूम झगड़े ही थे। अपना परिवार उनका ऐसा किला था जिसको कोई भेद नहीं सकता था। बड़ा सुखद जीवन चल रहा था कि अचानक इसमें पक्षाघात रूपी बवंडर आ गया। आज अपने इस बेटे के उखड़े हुए रूप को देखकर वह दहल गए कि कहीं यह बवंडर उनके घर को तिनके तिनके कर ना ले उड़े। पर एक विश्वास था उन्हें कि उनके द्वारा निर्माण किए हुए ये दो मजबूत स्तंभ ऐसा नहीं होने देंगे। पर अब डर तो बना रहेगा ही। ऐसे में एक दिन खबर आई कि सुमी अपने पति और बच्चों सहित आ रही है। एक नीरसता भरे वातावरण में उल्लास की लहर दौड़ गई। वह बाबूजी की बीमारी के 2.5 वर्ष बाद आ पा रही थी। सुमी आई। वह और उसके दोनों बेटे बाबूजी के पास बैठते, वहाँ ताश लूडो और तरह तरह के खेल खेलते और अपने मामा के बच्चों को भी अपने साथ खेलने को उकसाते। मुकुल मुकेश के बच्चे बड़े असमंजस में पड़ गए कि क्या वे भी बाबूजी के कमरे में खेल सकते थे। इन दोनों को कोई क्यों नहीं मना करता बाबूजी के पास जाने को। पर रिश्ता ही ऐसा था कि उन पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं डाला जा सकता। सुमी के जोर देने पर मुकुल व मुकेश ने भी अपने बच्चों को बाबूजी के पास हुड़दंग मचाने की अनुमति दे दी। क्या पता ऐसे ही कुछ फ़ायदा हो जाए। अभी तक तो पहले जैसी ही स्थिति है बाबूजी की। यह परिवर्तन बाबूजी के लिए सुखद था। अब तक सुमी कहाँ थी, अब उनका मन लगने लगा। धीरे धीरे उनमें जीने की इच्छा जागने लगी। गाँव गाँव का स्वर धीरे धीरे अस्फुट शब्दों में परिवर्तित होने लगा। उंगलियों में हरकत होने लगी। सभी तो खुश लग रहे थे इस सुधार से। सुमी के वापस जाने का समय नज़दीक आ रहा था। एक दिन जब सुमी और बच्चे बाबूजी के पास बैठे थे कि मुकुल व मुकेश अपनी अपनी पत्नियों के साथ आ गए। बच्चों को बाहर भेज दिया गया। बाबूजी का दिल बैठने लगा। ऐसी क्या बात है जो बच्चों के सामने नहीं हो सकती। बड़े बेटे मुकुल ने अटकते हुए कहना शुरू किया, बाबूजी, हमें आपको कुछ बताना है। सुमी बोली, क्या बात है मुकुल? मुकुल बोला, दीदी, यह बड़ी अच्छी बात है कि आपके आने से बाबूजी की स्थिति में सुधार आ रहा है। पर हाँ, पर क्या बोलो? मुकुल थूक निगलते हुए बोला, दीदी, बाबूजी की बीमारी के कारण अब हम दोनों की स्थिति ठीक नहीं है। वह आगे कुछ कहता कि सुमी ने आंखें तरेरी और चुप रहने का इशारा किया। पर दोनों भाई तो ठान कर आए थे, सो चुप कैसे रहते। बाबूजी, मुकेश आपकी बीमारी का कुछ भी खर्चा उठाने को तैयार नहीं है। अभी तक मैं अकेला ही सब खर्चे का बोझ उठा रहा हूँ। मुकेश, जो अब तक चुप था, बोला, बाबूजी, आप तो जानते ही हैं कि मेरी इसके जितनी तनख्वाह नहीं है, तो मैं क्या करूँ? अगर आपकी तनख्वाह कम है, मुकुल बोला, आखिर मुझे भी तो अपने परिवार के भविष्य का ख्याल रखना है। तुम्हारा अपना परिवार, लेकिन मैं तो समझती थी कि यह पूरा परिवार एक ही है। नहीं है क्या? सुमी ने कहा। दीदी, किस ज़माने की बातें कर रही हो आप? अब वह ज़माना नहीं रहा जब सब एक साथ हंसी खुशी रहते थे। देखना, कुछ सालों बाद आपका यह लाडला मुझसे अपना हिस्सा मांगेगा। तो जो कल होना है वह आज माँ बाबूजी के सामने क्यों ना हो जाए। कुछ तो शर्म करो तुम दोनों। बाबूजी को ठीक तो होने देते, बेशर्मी करने से पहले। सुमी ने डपटा। और अब तो बाबूजी ठीक भी हो रहे हैं। कुछ दिन और सह लो, फिर बंटवारे की ज़रूरत ही नहीं होगी।
बाबूजी स्वस्थ हो जाएं तो वह भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। नहीं दीदी, आप नहीं समझ रही हैं। बात खर्चे की नहीं है, नीयत की है। मुकेश की नीयत ठीक नहीं है। मुकुल बोल पड़ा। सोच समझ कर बोलिए भैया, मेरी नीयत में कोई भी खोट नहीं है। यह कहिए कि आप ही निभाना नहीं चाहते। मुकेश ने बात काटी। दोनों एक दूसरे को खूनी नज़रों से घूर रहे थे। चुप रहो दोनों, बाबूजी को ठीक होने दो, फिर कर लेना जो दिल में आए। देखिए दीदी, आप बाबूजी की बीमारी के बारे में जानने के बाद 1 वर्ष बाद आप आईं। अब बुलाने पर तो आप आएंगी नहीं। यह बात आपके सामने हो तो बेहतर होगा, वरना बाद में आपने कुछ आपत्ति उठाई तो। मुकेश बोला। मुकेश, सुमी चीखी। मैं तुम दोनों की तरह बेशर्म नहीं हूँ जो ऐसी बातें करूँगी। और सुन लो, मुझे अपने अम्मा बाबूजी की खुशी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, बंटवारे के बाद अम्मा बाबूजी कहाँ रहेंगे बताओ तो ज़रा। क्यों, मुकेश के पास? वही अम्मा का लाडला छोटा बेटा है। मुकुल ने झट से कहा। मेरे पास क्यों? आप बड़े हैं, आपकी जिम्मेदारी है। मुकेश ने नहले पर दहला मारा। विजय जी की आंखों की कोरों से दो दो बूंद आंसू लुढ़क गए। उनके दोनों स्तंभ बड़े कमज़ोर निकले। उनका अब भेद किला आज ध्वस्त हो गया था। जाने कब से अंदर ही अंदर यह ज्वालामुखी धधक रहा था। ललिता ने भी मुझे कुछ भनक नहीं लगने दी। अंदर का ज्वालामुखी मन में दबाए मेरे आगे हमेशा हंसती रही। उनकी नज़रें ललिता को खोजने लगीं। वह उन्हें दरवाजे की ओट में से भीतर झांकती दिखी। बेहद डरी सहमी हुई थी। दोनों बहुएं भी वहीं थीं। शायद वे भी यह सब चाहती थीं, पर उनके चेहरों पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उनकी निगाहें झुकी हुई थीं, चुप थी दोनों। सुमी फिर दहाड़ी। इतना सब कुछ तय कर लिया अपने आप, यह भी बताओ बंटवारा कैसे करना है, यह भी तो सोच ही लिया होगा। आखिर बाबूजी तो लाचार हैं, कुछ बोल नहीं सकेंगे। तो इतना बड़ा घर है, बीच से एक दीवार डाल देंगे जो आंगन को भी बराबर बांट दे। रसोई काफ़ी बड़ी है, आंगन के बीचों बीच, उसमें भी दीवार डाल देंगे। मुकुल ने कहा। और अम्मा बाबूजी के बारे में भी तो तुम दोनों ने सोच ही लिया होगा, उनका क्या होगा? क्या सोचा है? सुमी का चेहरा लाल हो रहा था। दीदी, आप अमेरिका में रहकर ऐसी नादानी भरी बातें करेंगी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वहाँ बूढ़े और अपाहिज माता पिता का क्या करते हैं, यह आपसे बेहतर कोई क्या जानेगा। मुकुल फुसफुसाया, जो सबने सुन लिया। हाँ भैया, ठीक कह रहे हैं। आजकल यहाँ भारत में भी ऐसा इंतज़ाम है। यहाँ भी कई वृद्धाश्रम खुल गए हैं। मुकेश ने कहा तो सुमी को लगा कि दोनों भाई कम से कम इस बारे में एकमत थे। दोनों अपना फैसला सुनाकर बाहर चल दिए। अम्मा दरवाजे के पास घुटनों में सिर देकर बैठ गईं। सिसकते हुए अपने दिवंगत सास ससुर को याद करने लगी। अब कहाँ हो अम्मा जी, बापू जी? हम तो एक बेटी में खुश थे। आप ही को दो दो पोते चाहिए थे। अगर एक ही होता तो आज यह नौबत न आती। सुमी दोनों हथेलियों में सिर थामे निर्जीव सी कुर्सी पर ढह गई। जीजाजी, जो अब तक चुप थे, ने चुप ही रहने में अपनी भलाई समझी। कहीं यह ना हो कि दोनों सालों को डांटें तो वह यह ना कह दें कि जीजाजी, आपको क्या कमी है, आप क्यों नहीं ले जाते अपने साथ। विजय जी बेबस परेशान अपने दिए संस्कारों में गलतियां खोज रहे थे। जिस भरोसे से उन्होंने अपने अटूट परिवार की नींव डाली थी, वह भरोसा ही खंड खंड हो गया था। सब कुछ तो उनके तय किए हुए खाके पर चल रहा था। शायद ऐसे ही चलता रहता अगर उन पर इस पक्षाघात का कहर ना टूट पड़ता। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।